नमस्कार दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2024 को होगा। पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि इस वीडियो में सर्वाधिक क्वेश्चन मैंने PYQ क्वेश्चन यानी कि पिछले वर्षों में सीटेट की परीक्षा में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है और उसी के साथ NCERT के क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। इसलिए यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं, लोगों के आवागमन से, घरों की पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकेंड विकल्प। लोगों के आवागमन से किसका मतलब होता है? ऋतु प्रवास का मतलब होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझा देना चाहता हूँ आखिर ऋतु प्रवास होता क्या है। ऋतु प्रवास दरअसल उसे कहते हैं जब कोई चरवाहा यानी कि पशुओं को चराने वाला व्यक्ति जब अपने पशुओं के साथ पानी की उपलब्धता के आधार पर जहां पशुओं को पानी मिल सके उसी के साथ पशुओं को घास मिल सके, तो चरवाहे लोग अपने पशुओं को पानी की उपलब्धता और घास की उपलब्धता के अनुसार किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वही क्या कहलाता है? वही ऋतु प्रवास कहलाता है। कहने का मतलब है जब चरवाहे लोग अपने पशुओं के साथ पानी तथा घास की उपलब्धता के अनुसार, मौसम के अनुसार ये प्रवास करते हैं, तब इसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। यानी कि ये मौसम के अनुसार होने वाला प्रवास है जिसमें पशु और पशुचारक इसमें सम्मिलित होते हैं। गर्मी में ये लोग पर्वतों की ओर चले जाते हैं, ठीक है, और सर्दी पड़ने लगती है, वैसे ही ये लोग अपने पशुओं को चराने के लिए मैदान में चले जाते हैं। यही कहलाता है ऋतु प्रवास, यानी कि लोगों के आवागमन से मौसम के अनुसार, वही कहलाता है ऋतु प्रवास। चलिए, यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? आकार में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? सबसे छोटा आकार में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। द्वीपीय किस नाम से जानते हैं? इसको द्वीपीय महाद्वीप या द्वीपीय देश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसको द्वीपीय देश के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा प्लस मकर रेखा, ठीक है, और आपकी जो भूमध्य रेखा है, ये तीनों रेखाएं कहाँ से होकर गुजरती हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों ही रेखाएं किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, ये कहलाता है विसर्प। ठीक है, जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं तो वो इस आकार में बहने लगती हैं जो कि एक सांप की तरह रेंगने जैसी दिखने लगती हैं। इसी को बोलते हैं विसर्प आकृति। क्या बोलते हैं? विसर्प आकृति बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर विसर्प होगा। ये नदी की स्थलाकृति है। तटबंध क्या है? स्थलाकृति है। किसकी स्थलाकृति है? नदी की स्थलाकृति है। बाढ़ का मैदान भी स्थलाकृति है, जबकि ये निक्षेपण आकृति है। ठीक है, निक्षेपित करती है, किसी चीज को निक्षेपित नदी करती है, वो क्या कहलाता है? बाढ़ का मैदान, निक्षेपण। चाप झील भी नदी की एक स्थलाकृति है। तो यहाँ पर विसर्प वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अनेक प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। वो सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है।
तो यहाँ पर मछली का प्रजनन आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये कहलाता है पीसी कल्चर। यहाँ से दोस्तों मिलान वाला क्वेश्चन भी बन चुका है, कथन और कारण वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चन ये सेरी कल्चर, बीटी कल्चर, हार्टिकल्चर या पीसी कल्चर से रिलेटेड यहाँ से पूछे गए हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अगर बात करी जाए मछली पालन से, किसकी, अगर मछली पालन की बात करी जाए तब आपको बताना है पीसी कल्चर। हार्टिकल्चर में क्या होता है, सब्जी हो गई, ठीक है, सब्जी के साथ फल फूल, ठीक है, फल हो गए, फूल हो गए, ये सारे की सारी जो कृषि होती है ये हार्टिकल्चर में आती है। वहीं विटीकल्चर में क्या आती है, अंगूर की खेती। किसकी खेती, अंगूर की खेती किस में आती है, विटीकल्चर में आती है। सेरीकल्चर में क्या आता है, रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम के जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनका जो पालन किया जाता है वो सेरीकल्चर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं, सब्जी वाली खेती, फल वाली खेती या फूल वाली खेती, ठीक है, यानी कि हार्टिकल्चर को क्या बोलते हैं, उद्यान, ठीक है, क्या बोलते हैं, उद्यान कृषि, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्टिकल्चर। और पीसी कल्चर किसको बोलते हैं, मछलियों का पालन या मछलियों का एक प्रजनन जो कहलाता है वही पीसी कल्चर कहलाता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तालाबों में मछली का प्रजनन आपसे पूछा था तो पीसी कल्चर यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। यहाँ पर गैर परंपरागत आपसे पूछा है। गैर परंपरागत का मतलब होता है नवीकरण। कैसा स्रोत, नवीकरण, जो नया स्रोत हो, जो कभी खत्म ही ना हो, जो खत्म ना हो, खत्म ना हो, ठीक है, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या जिसको पुनः उत्पन्न किया जा सकता हो, उसको गैर परंपरागत या नवीकरण स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारे के सारे नवीकरण ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं जो कभी ना खत्म होने वाले होते हैं। तो ईंधन तो आपका खत्म हो जाएगा, ये होगा अनवीकरण, यानी कि ये नवीकरण नहीं होगा, ना ही गैर परंपरागत होगा, ये परंपरागत का उदाहरण बताया गया है। प्राकृतिक गैस, जो प्राकृतिक गैस होती है ये भी गैर परंपरागत के अंतर्गत आती है, ठीक है। सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो कभी खत्म ना होने वाली है, इसलिए ये आती है नवीकरण में, ठीक है, नवीकरण में आती है। नवीकरण को ही दूसरे नाम गैर परंपरागत भी बोला जाता है, ठीक है। कोयला एक बार प्रयोग कर लो, राख बनेगी, खत्म हो जाएगा, यानी कि कोयला को निर्माण होने में हजारों करोड़ों वर्ष का टाइम लगता है। ऐसे स्रोत परंपरागत या अनवीकरण यानी कि पुराने स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अंतर सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर सौर ऊर्जा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, अंदर से बाहर तक की जो परतें होती है उनका आपको यहाँ पर क्रम बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4, यानी कि 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और परपटी, ठीक है। जो अपनी क्या होती है, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो ऊपरी भाग होता है ये कहलाता है परपटी। क्या कहलाता है, ये कहलाता है परपटी, ठीक है। उसके बाद कौन सा पार्ट होता है इसमें उसके बाद होता है मेंटल। क्या होता है, मेंटल होता है। और उसके बाद में होता है क्रोड, ठीक है। क्रोड को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड। आंतरिक क्रोड सबसे पहले आएगी, उसके बाद बाहरी क्रोड आएगी, फिर ऊपर आपका मेंटल आएगा और सबसे ऊपर परपटी आएगी। यहाँ पर आपसे पूछा था आंतरिक से बाहरी तम, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। अंदर आपका आंतरिक होगा, उसके ऊपर बाह्य क्रोड होगा, आपका मेंटल हो जाएगा, सबसे लास्ट में परपटी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है,
जो कि कथन वाला है, यानी कि स्टेटमेंट वाला है। आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जितना मैं आपको बताऊंगा वही महत्वपूर्ण है और कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं कई वर्षों से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को अनुभव हो चुका है कि सीटेट में सोशल साइंस के क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाएंगे, वो सारी जानकारी मेरे पास है। जितना मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा समझ लेना कि वो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। दोनों गलत हैं, ए सही बी गलत है, ए गलत बी सही है, ए बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में ही पूछा गया है, ठीक है। भूमि उपयोग के संदर्भ में है, भूमि का उपयोग कैसे कब कहाँ किया जाता है उससे संबंधित है। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि व वन के लिए उपयोग है। क्या दोस्तों ये बात यहाँ पर सही कही गई है? नहीं, गलत कही गई है। जो भूमि होती है जिस पर कृषि की जाती है, जिस पर हम लोग रहते हैं, वहन होता है, ठीक है, सब कुछ इसी पर निर्भर होता है। क्या यह भूमि केवल और केवल कृषि के लिए है और वनों के लिए? नहीं दोस्तों, भूमि का जो उपयोग होता है ये मकान बनाने के लिए भी होता है, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए भी होता है, इस पर सड़क भी निर्माण की जाती है, ठीक है। भूमि का उपयोग तमाम प्रकार से किया जाता है, ना कि केवल कृषि यानी कि फसलों को उगाने के लिए और वनों को रखने के लिए नहीं, बल्कि अनेक प्रकार से उपयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल इसलिए तो गलत है ही, आपका यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो गया ना। कृषि और वन की बात करी गई है, यहाँ पर मकान भी बनाए जाते हैं भूमि पर सड़कें भी बनाई जाती हैं, तमाम प्रकार का भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है, सिर्फ और सिर्फ स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित नहीं होती है, इसमें दोस्तों उच्चावच भी होता है, ठीक है। भूमि उपयोग अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित नहीं होती है, बल्कि कई वजहों के द्वारा यहाँ पर निर्धारित होती है। यहाँ पर आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे, ए और बी दोनों गलत यहाँ पर हो जाएंगे, पहला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात कही गई है भूमि उपयोग से संबंधित, जो कि एनसीईआरटी में बताया गया है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं, ठीक है। तो तमाम प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्थलाकृति की बात कही गई थी, जैसे स्थलाकृति हो गई, मृदा भी हो गई, जलवायु भी हो गई, खनिज भी, जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप को महत्वपूर्ण क्या करती है? कारक है परिवर्तन का या निर्धारण का, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 पूछे गए, एक तो मैंने आपको करवाई दिया और यहाँ पर सारी जानकारी भी आपको दे दी। तो भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? वानिकी में, खनन में, सड़कों में, उद्योगों को स्थापित करने में, ठीक है। और इसको कौन कौन निर्धारित करता है? जैसे भौतिक कारक की अगर बात करूं तो स्थलाकृति होगी, मृदा होगी, जलवायु, खनिज और जल यहाँ पर इसको प्रभावित करता है या निर्धारित करता है, ठीक है। चलिए आगे आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। आगे यहाँ पर बात करी गई है मृदा के बारे में, ठीक है। मृदा के बारे में यहाँ पर बताया गया है समय भी मृदा को निर्धारित करता है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निश्चित करता है या कौन निर्धारित करता है? तो समय निर्धारित करता है, ठीक है। और ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है मृदा में? ये वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव इसको प्रभावित करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित और कौन करता है दोस्तों? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय प्रदन, ये भी यहाँ पर इसको प्रभावित करते हैं। चलिए आगे यहाँ पर आपको ले चलता हूँ, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र की विशेषता नहीं है? गलत वाला आपको बताना है, नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है।
मैदानी क्षेत्र में ओक्स बोलेक चाप झील चिन्हित हैं। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र की विशेषता नहीं वाला आपको यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो मैदान है वहाँ पर दोस्तों कर्तन और दहन कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, कर्तन दहन कृषि जो है दोस्तों ये किस बेसिन में की जाती है? ये की जाती है अमेजन बेसिन में। कहाँ पर? अमेजन बेसिन जो है वहाँ पर कर्तन दहन खेती की जाती है। कहाँ पर? अमेजन बेसिन में। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में नहीं की जाती है। ठीक है, पहला यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में तीनों यहाँ पर राइट होंगे। मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक यानी कि चाप झील भी हैं। ठीक है, जनसंख्या अधिक घनत्व तो यहाँ पर ज़्यादा है। जहाँ पर नदियाँ होती हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, फसल भी आसानी से उपजाई जा सकती है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से भी आच्छादित है। ये तीन विशेषताएं हैं किसकी? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, जो कि एग्जाम में भी कई बार पूछी जा चुकी हैं। आपको यहाँ पर नहीं वाला बताना है, इसलिए पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जानते हैं। तो टैगा के नाम से किसको जानते हैं? भूमध्य सागरीय वनस्पति को, शीतोष्ण घास स्थल को, शीतोष्ण पर्णपाती वन को या शंकुधारी वन को। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों शंकुधारी वन होते हैं, कैसे वन? शंकुधारी वन, इनको टैगा भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। 50 अक्षांशों लेकर 70 अक्षांशों के बीच में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिमनद के निक्षेपण को हिमोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड बोलते हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तटबंध किसकी स्थलाकृति है? ठीक है, ये नदी की स्थलाकृति है। किसकी? नदी की स्थलाकृति है। समुद्री गुफा किसकी है? समुद्री गुफा ये समुद्र का निक्षेपण है। क्या है? समुद्र की स्थलाकृति बोल लो या निक्षेपण बोल लो। ठीक है, समुद्र का निक्षेपण आकृति है ये वाली। ठीक है, समुद्री गुफा। हिमोड किसका है? हिमनद का है। ठीक है, क्वेश्चन में भी पूछा गया हिमनद किसका निक्षेपण है? हिमोड। हिमनद के निक्षेपण को क्या बोलते हैं? हिमोड बोलते हैं। लोयस किसका है? लोयस है पवन का निक्षेपण। किसका? पवन के निक्षेपण को लोयस बोलते हैं। लोयस सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? लोयस सर्वाधिक चीन में पाए जाते हैं। लोयस जो हैं वो सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? लोयस के जो निक्षेपण हैं ये सर्वाधिक चीन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मिलान वाला भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, निक्षेपण क्या है, स्थलाकृति क्या है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? ऋतुओं किस कारण से होती हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। आभा मंडल नहीं बनता, ये तो यहाँ पर पहला ही गलत कर दिया गया है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है। 66.5 अंश का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? ऋतुएं किस कारण से होती हैं? ऋतुएं निम्नलिखित किस कारण से होती हैं? ये होती हैं पृथ्वी के परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके जो अक्ष है वो झुका रहता है, जिस कारण ऋतुएं जो हैं उनमें क्या होता है? बदलाव होता है। और इसी कारण, ठीक है, इसी कारण ऋतुएं आपकी होती हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है उसका अक्ष एक ओर झुका रहता है, इसीलिए। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पर। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों को सही क्रम चयन कीजिए। सही क्रम में आपको लगाना है। कहाँ से शुरू करना है आपको? सतह से, यानी कि नीचे से आपको ऊपर की ओर जाना है। नीचे से आपको बताना है। तो नीचे आपको मैंने बताई थी, सबसे नीचे कौन सी होती है? क्षोभ मंडल सबसे नीचे होती है। और क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी होती है?
या क्षोभ मंडल के बाद में कौन सी होती है? इसके बाद समताप होती है, यानी कि समताप मंडल दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे कौन सी है? मध्य मंडल है। मध्य मंडल के बाद कौन सी है? बाह्य मंडल है। और बाह्य मंडल के बाद बहिर्मंडल है, जो लास्ट वाली परत होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आंसर थर्ड विकल्प हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिमंडल। ठीक है। एक चीज और यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम वाली घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान ओला बारिश सारी की सारी चीजें क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, यानी कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थितियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आदर्श स्थितियां कहाँ पर पाई जाती हैं? समताप मंडल में पाई जाती हैं। समताप मंडल को ओजोन लेयर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है। वहीं मध्य मंडल की मैं बात करूं तो उल्का पिंड जो होता है, क्या होता है? उल्का पिंड जलने लगता है, आने पर जल जाता है उल्का पिंड। कहाँ पर? ये जलता है मध्य मंडल में। बाह्य वायुमंडल जो होता है, इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आयन मंडल के भी नाम से जानते हैं। यहीं पर रेडियो संचरण तरंगें उत्पन्न होती हैं। रेडियो वाली तरंगें जो हैं वो यहाँ पर ही आपकी उत्पन्न होती हैं या परावर्तित होती हैं, कुछ भी कह लो। ठीक है, रेडियो संचरण वाली तरंगें, इसीलिए इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। वहीं लास्ट जो परत है जिसको बहिमंडल बोलते हैं, इसमें जो गैसें जो हैं वो तरल अवस्था में पाई जाती हैं। तरल अवस्था में गैसें यहाँ पर आपकी पाई जाती हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपका पूरा का पूरा अच्छे ढंग से सारे के सारे इसमें जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुका है 13 नंबर का प्रश्न। समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों आपके कैसे दिए गए हैं? तीनों यहाँ पर राइट बिल्कुल दिए गए हैं। कैसे राइट दिए गए हैं वो चीज़ यहाँ पर आप समझ लो। यहाँ पर बात कही गई थी समय क्षेत्र। ठीक है, जो टाइम जोन होता है उसके कई टाइम जोन हैं। जैसे रूस हो गया, रूस के पास अनेक टाइम है, यानी कि कुल मिलाकर उसके पास एक से अधिक देशांतरीय विस्तार हैं। देशांतरीय विस्तार टाइम को दर्शाता है। ठीक है, टाइम को दर्शाता है। कुछ देशों के पास देशांतरीय विस्तार अधिक है, जैसे रूस के, और जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। ठीक है, और पृथ्वी जो है इसको एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। जो प्रत्येक समय क्षेत्र है वो 15 देशांतर के स्थान को घेरता है। तीनों यहाँ पर राइट हैं। पहला राइट आंसर होगा ABC, सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? PYQ क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको NCERT के साथ बताया था, मृदा यानी कि भूमि वाला क्वेश्चन जब मैंने आपको करवाया था, भूमि उपयोग वाला। ठीक है, तो मृदा परिच्छेदिका की जो मोटाई है ये समय निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? समय निर्धारित करता है। वनस्पति जात और प्राणी जात, ये मृदा की जो ह्यूमस क्षमता होती है, क्या होती है? ह्यूमस क्षमता होती है, उसको प्रभावित करती है। ठीक है, जलवायु भी प्रभावित करती है। और समय क्या करता है? परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है या निश्चित करता है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 15 नंबर के प्रश्न की। ये जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। ये जो है अंटार्कटिका में है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में है। अगर मैं बात कर लूँ अंटार्कटिका महाद्वीप की, ठीक है, यहाँ पर ये पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ की चादर से। ठीक है, सफ़ेद ही सफ़ेद यहाँ पर दिखाई पड़ता है, यानी कि यहाँ पर बर्फ ही हमेशा पड़ी रहती है। यहाँ पर अनेक देशों के क्या है? शोध संस्थान है। जैसे भारत का शोध संस्थान की यहाँ पर मैंने बात करी, मैत्री भी है, गंगोत्री भी है। ठीक है,
ये यहाँ पर आपके सर्वाधिक क्या है, शोध संस्थान है अंटार्कटिका में। यहाँ पर बर्फ की चादरें ढकी रहती हैं। यहाँ पर मानव का कोई स्थायी निवास नहीं है, स्थायी निवास नहीं है, ठीक है, स्थायी निवास नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर मानव का कोई स्थायी निवास नहीं है। यहाँ पर समय समय पर रिसर्च होते रहते हैं, शोध होते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस किसके उदाहरण हैं? ये किसके उदाहरण हैं? ब्राज़ील के जो कंपोस हैं और वेनेजुएला के जो लानोस हैं, ठीक है, ब्राज़ील में। तो ये जो हैं उदाहरण, ये किसके हैं? ये दोस्तों उदाहरण हो जाएंगे घास के, ठीक। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की। स्थायी पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। किनके उदाहरण हैं? स्थायी पवन की बात कही गई है। स्थायी पवनें जो होती हैं एकदम ये स्थायी होती हैं, यानी कि एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं ये वर्ष भर। ये तो करेक्ट हो गया। पश्चिमी पवनें हो गई, पूर्वी पवनें हो गई, इन्हीं के उदाहरण हैं, ये भी करेक्ट हो गया। दोनों आपके यहाँ पर कैसे दिए गए हैं? करेक्ट दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 विकल्प। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 18 नंबर के प्रश्न की। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही वाला कथन आपको यहाँ पर बता देना है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह लगभग वृत्ताकार और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है। मेरियाना गर्त इसी महासागर में है। आपसे यहाँ पर पूछा क्या था? अटलांटिक महासागर के बारे में पूछा है। जो अटलांटिक महासागर है, क्या दोस्तों, अटलांटिक जो महासागर है ये क्या है? ये इसकी जो तटरेखा है, इसकी जो तटरेखा है दंतुरित है और अनियमित है, ठीक है। आखिर दंतुरित का मतलब क्या होता है? दांतेदार, ठीक है, दांतेदार। दांतेदार जैसे हमारे या आपके जो दांत हैं, दांतों के बीच में जो गैप होता है, दांत जो होते हैं कोई बड़ा कोई छोटा इस प्रकार से होता है। जो इनके बीच में जो ये गैप होता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं दांतेदार, ठीक है। उसी प्रकार जो अटलांटिक महासागर है इसकी तटरेखा ठीक इसी प्रकार से है। कैसी है? एक बार यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा। ऐसी है इसकी तटरेखा, ठीक है। यहीं पर इसका जल भर जाता है, जिस कारण जो पत्तन या जो हवाई पत्तन होते हैं उनके जहाज पानी वाले, वो आसानी से आते भी हैं और जाते भी हैं, उनको आसानी यहाँ पर हो जाती है। इसलिए दुनिया का सबसे व्यस्ततम, यहाँ पर लिखना चाहूँगा, व्यस्ततम जो मार्ग है, यानी कि जो महासागर है व्यस्ततम, वो अटलांटिक महासागर को ही कहा गया है। इसकी कैसी है? इसकी तटरेखा बहुत दंतुरित है और अनियमित है। 3rd नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? यह है प्रशांत में। किस में है? यह है प्रशांत महासागर में है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको बताना था, तो 3rd वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं 19 नंबर के प्रश्न की। ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त, कैसा वृत्त? प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ प्रदीप्ति वृत्त वाला, ये 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रदीप्ति वृत्त से, ठीक है। उसके बारे में आपको राइट आंसर बताना है प्रदीप्ति वृत्त के बारे में। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, बस बिल्कुल करता है। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, अक्ष के साथ मिलता है। किसके साथ? अक्ष के साथ मिलता है। जैसे दोस्तों ये ग्लोब है आपकी, ठीक है, अक्ष कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। ये क्या अक्ष के साथ मिलेगा? अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ठीक है, अक्ष के साथ नहीं मिलता है। अगर अक्ष के साथ मिलेगा तब दिन रात यहाँ पर नहीं हो पाएगा, बराबर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ए नंबर। ए सही किंतु बी गलत। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आ चुका है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? समताप,
मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, वही मंडल। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? मध्य मंडल। जो दोस्तों मध्य मंडल होता है उसमें उल्कापिंड आने पर ही जल जाता है, तो यहाँ पर मध्य मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में मौसम वाली कोई घटना नहीं होती है, जिस कारण मौसम से वो स्थान यानी कि समताप मंडल बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, जिस कारण यहाँ पर वायुयान जो होते हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं। वायुयान समताप मंडल में ही उड़ते हैं, जिसका कारण कि मौसम वाली कोई घटना यहाँ पर घटित नहीं होती है। और समताप मंडल को ही ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत इसी में पाई जाती है। ठीक है, बाह्य वायुमंडल को आयन मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, रेडियो वाली तरंगे यहीं पर आपकी होती हैं, रेडियो की तरंगे। ठीक है, रेडियो वाली तरंगे। और वही मंडल, इसमें तरल अवस्था में गैसें आपकी तैरती रहती हैं। करेक्ट आंसर मध्य मंडल यहाँ पर होगा। चलिए आगे यहाँ पर आ जाते हैं। कायांतरित सेल के बारे में ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। किसके बारे में? कायांतरित सेल। ठीक है, सेलें कितने प्रकार की होती हैं सबसे पहले आप जान लो, फिर तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सेलें आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती है? आग्नेय सेल। कौन सी? आग्नेय सेल। इसी को प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इग्नस रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। सेल का मतलब होता है चट्टान। दूसरी कौन सी होती है? अवसादी। दूसरी कौन सी? अवसादी दूसरी होती है। और तीसरी यहाँ पर कायांतरित की बात कही गई ही है। ठीक है, तीसरी कायांतरित या रूपांतरित। आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है? द्रवित मैग्मा से होता है। आग्नेय का निर्माण मैग्मा से होता है, द्रवित मैग्मा से। अवसादी सेल का निर्माण कैसे होता है? जब ये क्या है दोस्तों, जो चट्टान जो होती हैं, जो टूट जाती हैं या फूट जाती हैं, जब ये बहकर किसी स्थान पर एक साथ जमा हो जाती हैं, तो जमा होने के बाद ये अवसादी में बदल जाती हैं, जिसको अवसादी चट्टान के नाम से या सेल के नाम से जानते हैं। अवसादी में ही जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके एग्जाम में पूछा गया है किस सेल में जीवों के अंश पाए जाते हैं, तब आपको बताना कि अवसादी सेल में जीवों के अंश भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है, किसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं, तो अवसादी में पाए जाते हैं जीवों के अंश। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद कायांतरित सेल का निर्माण होता है। कायांतरित सेल जब 2 सेलें यानी कि आग्नेय सेल और अवसादी, जब इन 2 सेलों पर दाब पड़ता है, ताप पड़ता है, तब ये कायांतरित सेल का रूप ले लेती हैं। जैसे संगमरमर हो गया। ठीक है, ये भी आपके कायांतरित सेल का ही उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर कायांतरित सेल के बारे में। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल सही कहा गया है, बिल्कुल सही कहा गया है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। ये भी यहाँ पर करेक्ट कहा गया है। ठीक है, जब दोस्तों कायांतरित सेलों पर ताप दाब पड़ता है तब ये द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। ठीक है, और द्रवित मैग्मा से किसका निर्माण होता है? आग्नेय सेल का निर्माण होता है, यानी कि एक चक्र इनका चलता ही रहता है। संगमरमर एक कैसा है? कायांतरित सेल है। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तीनों आपके यहाँ पर राइट दिए गए हैं। तीनों कैसे दिए गए हैं? तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। ABC तीनों सही हैं। चलिए यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? किसके बारे में? अफ्रीका के बारे में। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत और इसे एशिया से अलग करता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। नहीं, यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा, यानी कि 3 रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, ये विशिष्ट महाद्वीप की श्रेणी में आता है जिसको अफ्रीका के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा अगर आप नहीं जानते हो तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये आपका है ग्लोब, क्या है?
ये है आपका ग्लोब, यानी कि ग्लोब कह लो या पृथ्वी बोल लो इसको, ठीक है। इसको जो बीचों बीच से जो रेखा काटती है, बीच से जो काटती है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत के नाम से जानते हैं। विषुवत का दूसरा नाम भूमध्य भी है, ठीक है। इसी को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये कितने पर स्थित होती है? 0 अंश पर स्थित होती है, यानी कि ये 2 भागों में डिवाइड करती है ग्लोब को। ऊपर वाला भाग जो है ये वाला, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। जो ये विषुवत रेखा है बीच वाली, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसी के ऊपर कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है, ठीक है। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध होता है, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है, ऊपर की ओर स्थित है, इसको कर्क बोलते हैं। वहीं भूमध्य रेखा यानी कि बीच वाली रेखा के नीचे, ठीक नीचे जो रेखा होती है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसका विमान कितना होता है? इसका विमान 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है, इसी को बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो यही मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अगर मैं बात कर लूँ, सर्वाधिक जो सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है वो कर्क रेखा पर प्राप्त होती है, ठीक है। सूर्य सीधा इस क्षेत्र पर चमकता है, यहाँ पर गर्मी भी सर्वाधिक पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो कर्क रेखा पर सूर्य वर्ष में एक बार ठीक इसके ऊपर होता है, ठीक है। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, थर्ड विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 23 नंबर के प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? लक्षण का मतलब विशेषता, लक्षण का मतलब विशेषता होता है, ठीक है, विशेषता। अब आपको बतानी है, क्या बतानी है? प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण यानी कि विशेषता नहीं है, गलत आपको बताना है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में गलत कथन पहचानना है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। यहाँ कोयला, लौह, एस जैसे खनिजों की प्रचुरता है। यहाँ पर लोहा और कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये तो बात यहाँ पर सही कही गई है। और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, ये भी करेक्ट कही गई है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, ये भी करेक्ट है। तो गलत कौन सा? तो गलत पहला गलत है। कैसे गलत है? कैसे गलत है वो आप यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर क्या बोला गया है? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर कौन नदियाँ बहती हैं? नर्मदा बहती है, ठीक। कौन बहती है? नर्मदा बहती है, नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, ये पश्चिम की ओर बहती हैं, ना कि महानदी और कृष्णा नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। इसीलिए पहला गलत है। और यहाँ पर अन्य 3 विकल्प यहाँ पर जो कि प्रायद्वीप पठार के बारे में करेक्ट हैं, परंतु नहीं वाला बताना है, इसलिए गलत वाला आपको यहाँ पर चुनना पड़ेगा। पहला विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। कहता है कि खनिज के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन सही है? सबसे पहले यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है? खनिज के बारे में। खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जमीन से खोदकर बाहर निकाला जाता है, ठीक है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जो खनिज होते हैं, खनिज क्या होते हैं? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आपका, ठीक है, और क्या हो गया, और तमाम चीज़ें आपकी खनिज में ही आ जाती हैं। ये कैसे निर्मित होती हैं? प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपने आप निर्मित होती हैं। इनको निर्माण होने में हजारों करोड़ों वर्षों का टाइम लगता है, यानी कि ये मानव इसको इजाद नहीं करता है, बल्कि प्राकृतिक इसको इजाद या उत्पन्न करती है। पहला तो यहाँ पर बिल्कुल सही बोल दिया गया है। अभ्रक और क्रोमाइट अलौह खनिज हैं, ये गलत है। कैसे गलत है इसको अभी मैं आपको बताऊंगा। जो खनिज कम गहराई में स्थित हैं उन्हें विवृत खनन कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। खनिज अनवीकरण संसाधन है। अनवीकरण मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। अनवीकरण और नवीकरण, ठीक है। ये कैसा है? अनवीकरण यानी कि जो नया नहीं है, एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाए, उसको अनवीकरण या किस नाम से जानते हैं? परंपरागत के नाम से जानते हैं। तो ये भी करेक्ट है दोस्तों। ACD यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। A, C और D, जो कि नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है। ACD यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर B वाला कैसे गलत हुआ? A राइट है, C राइट है, D राइट है,
तो ए वाला कैसे गलत हुआ? यहाँ पर कहा गया है अलौह खनिज। खनिज दोस्तों लोहे के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लौह के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो लौह खनिज होता है और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अलौह खनिज। ठीक है, लौह खनिज वे होते हैं जिसमें धातु पाई जाती हो। क्या पाई जाती हो? धातु पाई जाती हो। अलौह क्या है? जिनमें धातु नहीं पाई जाती है। अभ्रक जो है, अभ्रक कैसा है? अभ्रक दोस्तों इसमें धातु नहीं पाई जाती है, ये अधातु होता है। ठीक है, कुचालक होता है विद्युत का, इसमें कोई धातु नहीं पाई जाती है। जबकि क्रोमाइट में धातु पाई जाती है। ये कैसा हो जाएगा? क्रोमाइट ये लौह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये लौह हो जाएगा। और अभ्रक कैसा हो जाएगा? ये अलौह हो जाएगा। ठीक है, और आपसे कहा गया कि दोनों अलौह हैं, इसलिए गलत हो गया। अभ्रक अलौह है यानी कि इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। क्रोमाइट आपका लौह है यानी कि इसमें लोहे का अंश पाया जाता है, इसलिए गलत है। ठीक है, एक इसमें लोहा है और इसमें दूसरे में अलौह है, इसलिए गलत है। और तीनों आपके अन्य यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए सी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, वहाँ पर कमेंट करो, मैं आपको फटाक से उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है 25 नंबर का। दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करिए। तो लक्षण आपके बताए गए, आपको बताना है कि वायुमंडल की कौन सी परत यहाँ पर होगी। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो रेडियो मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ, रेडियो के लिए आपको टिक किस पर मारना है? वायुमंडल पर मारना है। ठीक है, बस इसका यही राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, स्टैक का निर्माण समुद्री तरंग के द्वारा होता है। ठीक है, समुद्र तरंग की ये अपर्दन विशेषता है। वहीं पवन का अपर्दन या निक्षेपण, ठीक है, पवन का निक्षेपण क्या है दोस्तों? पवन का निक्षेपण है लोयस। क्या है? लोयस। पवन का निक्षेपण है लोयस। लोयस है पवन का निक्षेपण, जो कि चीन में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हिमनद का निक्षेपण क्या है? हिमोड़। हिमनद का निक्षेपण क्या है? हिमोड़ है। ये भी याद रखना आप लोग। स्टैक क्या है? स्टैक समुद्र में दीवार जैसी संरचना है। स्टैक जो होती है एक दीवार जैसी संरचना होती है। कहाँ पर होती है? ये होती है समुद्र में। ठीक है, कहाँ पर होती है? समुद्र में होती है। राइट आंसर क्या मैंने आपको बताया? यहाँ पर समुद्री तरंग बता दिया, जो कि स्टैक इसी अपर्दन की एक विशेषता है। चलिए यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न आ चुका है। कहता क्या है उसको यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ लो। वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु जो है ये कैसी गमन करती है? ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, वायु जो होती है क्या होती है? वायु। ठीक है, वायु हमेशा निम्न से उच्च की ओर जाती है। निम्न से उच्च वायु दाब की ओर जाती है। अब आपको ढूंढ कर बताना है कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न दाब से उच्च दाब की ओर गमन करती है, करेक्ट बोला गया है। और बाकी यहाँ पर आपके सभी के सभी गलत हो जाएंगे। पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 28 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर कहता है कि उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें और राइट आंसर का जवाब दें। कथन ए, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अब आपको यहाँ पर उत्तर बताना है। उच्च ज्वार, समुद्र में उच्च ज्वार आते हैं, निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है, जिसको लघु या दीर्घ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर उच्च ज्वार की बात करी गई है, जो तेज से ज्वार आता है। जब समुद्र में दोस्तों तेज से ज्वार आता है या धक्का लगता है जल में, समुद्र के जल में, तब
जो जहाज होते हैं, जहाज को बंदरगाह पहुंचाने में सहायक होते हैं। जैसे कोई जहाज किसी दूसरे देश से भारत को आ रहा है और उसकी परिस्थिति अनुकूल है उच्च ज्वार की, तो उच्च ज्वार बहुत तेजी से धक्का देगा, जिस कारण जहाज अपने स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये सहायता भी करती है, यानी कि हेल्प भी करती है बंदरगाह तक पहुंचाने में। वहीं उच्च ज्वार से क्या होती है, जो मछली होती हैं दोस्तों, पुस्तक में आपको बताया गया मछली तट पर आ जाती हैं। कहाँ पर आ जाती हैं? तट पर आ जाती हैं। तट पर आने के बाद मछुआरे इन सारी मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचते हैं, जिनसे उनको लाभ होता है, मुनाफा होता है, उनको रुपए यानी कि आय में उनकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर दूसरा गलत कह दिया गया है। जब उच्च ज्वार आता है तो मछलियाँ दूर नहीं जाती हैं, बल्कि पास में आ जाती हैं। बिल्कुल कहाँ पर आ जाती हैं? पास में आ जाती हैं, जिस कारण मछुआरे इन मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचते हैं, ना कि दूर भाग जाती हैं। पहला ही वाला राइट आंसर होगा यहाँ पर। ए सही किंतु बी गलत। थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए सही और बी गलत।